वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 2। ये कहानी नोआ की है जो अपनी फैमिली के साथ अपने फादर इन लॉ के यहाँ पहुँचा है। पर यहाँ उसकी मुलाकात एक रहस्यमय लड़की एलिसन से हुई है। इस पार्ट के शुरू होते ही दो राज से पर्दा उठता है। पहला राज ये है कि जिस शख्स के सवालों के जवाब दोनों दिए जा रहे हैं वो कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है, बल्कि वो तो एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है जेफरीज। अब तक राइटर और डायरेक्टर ने बड़ी स्मार्टली उसे ऐसा दिखाया कि वो एक साइकियाट्रिस्ट लगे, पर वास्तव में वो एक डिटेक्टिव निकला। अब भला डिटेक्टिव जेफरी ने इन दोनों को क्यों बुलाया है, उनसे भला वो क्यों अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं, ये हम इस कहानी में आगे देखेंगे। इस कहानी में एक और राज का खुलासा हुआ है। डिटेक्टिव ने एलिसन से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ और भी छिपा रही हो? इस पर एलिसन ने अपनी कहानी बयां करते हुए कहा, जिस कब्र पे जाकर मैं कहानी सुनाती थी, कहानी सुनाते सुनाते मैं रो पड़ती थी, वो कब्र मेरे बेटे की थी। उसका नाम हमने रखा था गैब्रियल लॉकहार्ट। वो महज 4 साल जी सका। 2012 में उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगले सीन में नोआ डिटेक्टिव के पास बैठा है। उसके सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है। जेफरीज ने पूछा, तुमने उस रात के बाद जब उसके साथ ज़बरदस्ती होते हुए देखा जो कि उसका पति कर रहा था, तुमने क्या किया? नोआ ने कहा, मैंने वहाँ से चले जाने का फ़ैसला किया। मैं उसमें कुछ करना नहीं चाहता था और भला मैं कर भी क्या सकता था। पर उस रात के बाद मैंने उस पर ध्यान न देने की सोची और कभी भी उसके सामने नहीं आने का फैसला किया। उस समय में मेरे मन में मेरी दूसरी किताब थी। अभी तक मैं अपनी दूसरी किताब नहीं लिख पाया था। मेरे फादर इन लॉ ब्रूस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं दूसरी किताब लिख ही नहीं सकता। उनका कहना था कि हर किसी के अंदर एक ही किताब होती है, दूसरी कोई नहीं। पर मैं न सिर्फ उनको गलत साबित करना चाहता था, बल्कि अपने करियर को भी आगे ले जाना चाहता था। इस वजह से मैं बड़े दबाव में था। मैं सुबह जॉगिंग करते हुए उसके घर के सामने से भी गुजरा। मेरे मन में सवाल बार बार उठ रहे थे कि आखिर ये लड़की वास्तव में है कौन, इसकी क्या कहानी है। आज जब मैं उसके घर के सामने खड़ा था, तब मैं उससे फिर मिलने की चाह रखे हुए था। पर तभी मुझे अपना खुद से किया हुआ कमिटमेंट याद आया और मैं वापस वहाँ से अपने घर चला आया। अगले दिन नोआ ब्रेकफास्ट करने के बाद मार्केट निकला अपनी फैमिली के साथ। यहाँ जब वो स्टेसी के साथ टहल रहा था, तब उसने एलिसन को देखा। उसे देखते ही उसके मुंह से निकला, मुसीबत। उसे अभी से एहसास होने लगा है कि ये जो उसकी और एलिसन की मुलाकातें हो रही हैं, वो ज़रूर किसी बड़ी मुश्किल में आने की आहटें हैं। यहाँ एलिसन फ्रूट्स बेच रही है। स्टेसी दौड़कर उसके पास पहुंची। मजबूरन नोहा को भी यहाँ आना पड़ा, पर बड़ी जल्दी ही उसने स्टेसी को स्ट्रॉबेरी पीस दिलाकर यहाँ से जाना ही बेहतर समझा। फॉर्मेलिटी के तौर पर उसने एलिसन से उसका हाल चाल पूछा। एलिसन ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इसके पहले कि वो कुछ और जवाब दे पाता, हेलेन यहाँ बाकी बच्चों के साथ पहुँच गई और इस तरह सभी वापस घर की तरफ चले आए। अगले दिन नोआ ने मार्टिन से प्रॉमिस किया है कि वो उसे घुड़सवारी कराने ले जाएगा। मार्टिन अगली सुबह का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। वो और बच्चों से थोड़ा अलग है, हमेशा गुमसुम रहता है, पर अब जब उसे घुड़सवारी करने की उम्मीद दिखने लगी है, तब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। हेलेन और नोआ मार्टिन और स्टेसी को लिए पहुंचे हैं अस्तबल। यहाँ हेलेन ने कहा, मैं शादी से बहुत पहले यहाँ आया करती थी, तब आप लोग बहुत छोटे थे। मेरा बेटा मार्टिन घुड़सवारी सीखना चाहता है, क्या आप सिखा सकते हैं? इस अस्तबल की देखभाल हाल करता है। उसके साथ ही उसका भाई कोल भी इसकी देखभाल करता है। कोल को देखकर नोआ को थोड़ा अचंभा हुआ। वो पहले उसे एलिसन के साथ देख चुका है। वो उसका फिर से सामना नहीं करना चाहता, पर फिलहाल उसे मिलना भी पड़ा और हाथ भी मिलाना पड़ा। बाद में कोल मार्टिन को अपने साथ ले गया घुड़सवारी सिखाने। इसके बाद नोआ बीच पर अकेले में पहुंचा। यहाँ बैठा वो अपने जीवन को समंदर की लहरों के साथ गुजरते हुए देख रहा है। वो अपने आप से कह रहा है, हमें ज़िंदगी में प्यार की ज़रूरत होती है और यही प्यार हमें दुख भी देता है। नोआ की माँ सालों पहले ही मर चुकी है और उसके पिता आज भी अपनी पत्नी की याद में शराब पीते हुए अपने दिन गुजार रहे हैं। नोआ की बहन किसी पर्वतारोही के साथ नेपाल चली गई। कुल मिला जुलाकर नोआ को एक बिखरा हुआ परिवार मिला था। प्यार करने के लिए उसके पास था ही कौन? डिटेक्टिव को अपनी कहानी बयां करते हुए वो कहता है, मेरे पास प्यार करने के लिए कोई नहीं था। मैं ये बार बार अपने आप से सवाल करता था कि मैं किससे प्यार करूं। इन सब में मेरी मुलाकात हेलेन से हुई। उसके पास सब कुछ था, माँ बाप भी। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बाद उसके पेरेंट्स मुझे यहाँ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ले गए। ब्रूस यानी मेरे फादर इन लॉ मेरे लिए $200 की वाइन ले आए। शादी वाले दिन हेलेन एक राजकुमारी लग रही थी। उसके पास सब कुछ था,
और मैं एक सामान्य आदमी लग रहा था, फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली। अगले दिन हेलन का बर्थडे था। ब्रूस ने इस खुशी में पार्टी ऑर्गेनाइज की है। यहाँ नोआ उदास बैठा है। तभी उसने अपनी बड़ी बेटी विटनी को उसकी सहेली रूबी के साथ देखा। दोनों के कपड़े उसे ठीक नहीं लगे। उसने विटनी को डांटा भी, पर भला उसकी वो कब सुनती है। इस बार भी वो नोआ को इग्नोर करके चली गई। इतने में हेलन भी यहाँ आ गई उसके पास। वो इस समय परेशान लग रही है। जल्दबाजी में वो नोआ का हाथ खींचकर दूसरी तरफ लाई। उसने कहा, वो देखो मारिया यहाँ भी आ गई। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे तुरंत यहाँ से निकाल दो। नोआ ने कहा, ये तो वही औरत है जो पियानो टीचर है और जिसके साथ तुम्हारे पिता का रिश्ता था। हेलन ने कहा, कहीं तुमने तो उसे यहाँ नहीं बुलाया। नोआ ने इन सब से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने हेलन को गले लगाया और उसे संभालने की कोशिश की। इस पार्टी में एलिसन भी आई हुई है। वो इस पार्टी में एक वेट्रेस के तौर पर है। उसे देखकर नोआ फिर अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। वो जितना उससे दूरी बनाकर रखना चाहता है, उतना ही बार बार उससे सामना हो जाता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी है। पार्टी में सभी के हाथों में अपनी अपनी ड्रिंक है। ब्रूस अपने दोस्तों से नोआ की मुलाकात करवा रहा है। इतने में हेलन भी यहाँ आ गई। एलिसन कुछ ड्रिंक लिए पहुंची। उसके जाते ही ब्रूस ने एलिसन के बारे में कुछ अश्लील शब्द कहे, यहाँ तक कि उसे बाजारू भी कह दिया। ये सब सुनकर नोआ को कुछ अच्छा नहीं लगा। वो यहाँ से चला गया एलिसन से मिलने। एलिसन अकेले में खड़ी थी, मानो वो पार्टी के ख़त्म होने का और अपनी ड्यूटी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। नोआ को देखते ही उसने हाय किया। इसके बाद दोनों पास के बीच पर चले गए। यहाँ एलिसन ने अपने सैंडल्स उतार दिए और खुशी में दौड़ते हुए समंदर की लहरों में चली गई। उसे यूँ खुशी से झूमते देखकर नोआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाद में दोनों बैठकर एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे। एलिसन ने कहा, मेरी शादी कोल से बहुत साल पहले हो गई थी, पर हमारे बीच के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। दिल से दिल कभी मिला ही नहीं। ये सब कहते हुए वो नोआ के करीब जाने लगी, पर नोआ ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी का भरोसा नहीं तोड़ सकता। इसके बाद एलिसन यहाँ से चली गई। कहानी अब प्रेजेंट में आ गई है। जेफरीज के सामने नोआ बैठा हुआ अपनी कहानी बयां करता जा रहा है। उसने कहा, डिटेक्टिव, आप मेरी कहानी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? इस पर जेफरीज ने कहा, मुझे तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो उन लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ जो पीड़ित को जानते हैं और कैसे वो एक दूसरे से संबंधित हैं। सिर्फ यही लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि शायद किसी के पास तो पीड़ित को मारने का कारण हुआ। इसके बाद नोआ अपनी कहानी को आगे भी बयां करने में मशगूल हो गया। जब एलिसन बीच से उठकर पार्टी में दोबारा जाने लगी, तब नोआ दोबारा उसके पास पहुंचा। इस बार वो उसके करीब आ गया और उसे किस कर बैठा। इसके बाद आता है इस कहानी का दूसरा हिस्सा, जिसमें एलिसन अपनी कहानी बयां करती है। वो जेफरीज के सवालों का जवाब दिए जा रही है। वो अपनी कहानी वहीं से शुरू करती है जहाँ से नोआ ने शुरू की थी। बस इस कहानी का मुख्य पात्र नोआ की बजाय एलिसन होगी और कहानी अब उसकी नज़रों से बयां होगी। साइकिलिंग करते हुए वो पहुंची है शिप के पास। इसी शिप से जिस रेस्टोरेंट में वो काम करती है, वहाँ के लिए मछलियाँ लाई जाती हैं। अपने कलीग विल से उसने मछलियाँ ली और रेस्टोरेंट में ले गई। यहाँ एक और कलीग कैलब एक बुक पढ़ रहा है। ये बुक दरअसल ब्रूस बटलर यानी नोआ के फादर इन लॉ की लिखी हुई है। इस किताब को देखते ही एलिसन ने कहा, मुझे ये इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने नोआ को उसकी फैमिली के साथ देखा। ये देखकर उसे ईर्ष्या भी हुई और खुशी भी। वो इस कंप्लीट फैमिली में अपने आप को देखना चाहती है, पर वो अपनी किस्मत की लकीरें नहीं बदल सकती। ये बात वो अच्छी तरह जानती है। इसके बाद वो पहुंची ऑस्कर के पास। ऑस्कर इस रेस्टोरेंट का ओनर है। आज वो उससे अपना चेक लेने पहुंची है। चेक तो उसने दिया, पर उसने साथ ही उसे बताया, आज तुम्हें दोपहर से लेकर आधी रात तक ब्रूस बटलर के यहाँ पार्टी में सारा कैटरिंग का काम देखना है। आज उनकी बेटी हेलन का बर्थडे है। हर बार उनके यहाँ पार्टी से केटरिंग का ऑर्डर हमें दिया जाता है और कोई शिकायत नहीं आती। इस बार भी इसका ख्याल रखना। ब्रूस का नाम सुनते ही एलिसन ने इस पार्टी में जाने से इनकार करना चाहा, पर ऑस्कर के आगे उसकी एक न चली और वो इस तरह पार्टी में पहुंची गई। इस पार्टी में उसने कोल के दूसरे भाई स्कॉटी को नोआ की बड़ी बेटी विटनी के साथ जाते देखा। दोनों एक ही कमरे में जाने वाले थे। एलिसन सब समझ गई। वो स्कॉटी को डांटने लगी। तभी यहाँ नोआ भी आ गया और स्कॉटी को यहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद दोनों बीच पर पहुँचे ज़रूर, पर एलिसन की कहानी नोआ की कहानी से थोड़ी अलग है। उसके हिसाब से नोआ ने उसे पहले अप्रोच किया था।
बीच पर पहले उसने कहा, आज मैंने तुम्हारे पति कोल को देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा इंसान भी किसी का पति हो सकता है। इस पर एलिसन ने कहा, शादी का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए शादी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मैं कोल को मार ही ना दूँ। इसके बाद नोआ ने अपनी कहानी बयां की। इसके बाद नोआ ने कहा, मेरी शादी कॉलेज से निकलते ही हो गई थी। मेरी प्रेमिका बड़ी खूबसूरत थी। उसे आर्ट में इंटरेस्ट था, रईस थी। मैं भी रईस बनना चाहता था, इसलिए शादी कर ली। पर अगर मुझे टाइम मशीन से पीछे जाने का मौका मिले तो मैं शादी करने से पहले थोड़ा और सोचूंगा। मैंने सुना है कि यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट में ऐसा मोड़ आए जब हम दो में से किसी एक चीज़ को चुनते हैं तो वहाँ एक पैरेलल यूनिवर्स बन जाता है। एक यूनिवर्स में हम अपने पहले फैसले के मुताबिक यूनिवर्स चुनते हैं, जबकि दूसरे यूनिवर्स में दूसरे फैसले के मुताबिक। बातें करते करते नोआ ने एलिसन को स्पर्श किया। इसके बाद दोनों बेहद करीब थे। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। इसके बाद कहानी अब प्रेजेंट में आ गई है। डिटेक्टिव जेफरीज हैरान है कि दोनों की कहानी अलग अलग कैसे हो रही है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। फिलहाल उसने एलिसन से पूछा, उसकी मौत किसकी वजह से हुई। एलिसन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई ऐसा था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। पार्टी में सभी लोकल थे, पर फिर भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उसे खो चुकी हूँ। उसके कातिल तक पहुँचने में जो कुछ भी हो सकता है मैं करूँगी। ऐसा कहकर एलिसन वापस घर की तरफ निकल आई है। पर इस कहानी में आखिर मौत किसकी हुई है और किसने मारा है, ये सभी अब तक एक राज है। फ्रेंड्स, इसकी कहानी ज़रा लंबी है, इसलिए हमें अलग अलग पार्ट्स में बतानी पड़ेगी। इसके अगले पार्ट की कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें, हम डेफिनेटली उसे पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।